स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए जो हमने श्रृंखला एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट करवाने की शुरू की है, आज उसी का नेक्स्ट है, ये तीसरा सेट है। और बहुत से लोगों ने अपना कमेंट किया है और नितिन पाल ने कमेंट किया, आर्मी नितिन पाल ने, कि मेरा 21 सही है, तो किसी ने कमेंट किया 18 सही है, किसी ने कमेंट किया 17 सही है। तो जिन लोगों ने 15 से ऊपर कर रहे हैं वो मान के चलिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिनका 15 से कम है तो इसका मतलब मान के चलिए कि अभी थोड़ा सा वो वीक है, उन्हें थोड़ा सा मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग अपने हौसले को बनाए रखिए और अपने जवाबों को देते रहिए और अपने कमेंट सेक्शन में अपना डालते रहिए कि कितने सही आ रहे हैं कितने नहीं। और उससे पहले कि आज एक बहुत लंबे समय बाद एक कन्या ने कमेंट किया था, अनुष्का सेन। पहले शुरुआत में जब चैनल हमने ओपन किया था तब कमेंट करती थी, पढ़ती थी। आज बहुत दिनों बाद कमेंट की तो उसने कमेंट किया था कि सर उसे समझाना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्स एंड द स्पेस। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर होता है। देखिए यूनिवर्स और जो स्पेस होता है उनमें अंतरिक्ष अंतर होता है। यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड और स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर सभी गैलेक्सी आते हैं। सभी गैलेक्सी कई रूप से होते हैं ना, सभी गैलेक्सी कई संरचनाओं में होते हैं। गैलेक्सी किसे कहते हैं? जो तारों के समूह होते हैं, जो तारों के समूह होते हैं, जो तारों के समूह होते हैं। कोई किसी भी संरचना में होती है, किसी भी संरचना में। यूनिवर्स में सब कुछ सम्मिलित है। यूनिवर्स में सब कुछ सम्मिलित है, तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड, सभी चीज़ें। यानी कि एवरी सेलेस्टियल बॉडी इज इंक्लूडेड इन द यूनिवर्स, बट इन द स्पेस ओनली इंक्लूड द वैक्यूम प्लेस, जो खाली स्थान होता है। यानी कि एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, इन दोनों पिंडों के बीच में ये जो खाली स्थान होते हैं, इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? यानी कि वैक्यूम प्लेस जो होता है इसे कहते हैं स्पेस। यानी कि बिटवीन द टू सेलेस्टियल बॉडीज अ ब्लैंक स्पेस आर वैक्यूम स्पेस इज कॉल्ड द स्पेस। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो पिंडों के बीच में, सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब वो होता है आकाशीय पिंडों के बीच में जो खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। उसे क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष या स्पेस। जबकि उन दोनों पिंडों को ले लो या खाली जगह को ले लो, सभी चीज़ों को, खाली जगह प्लस जो स्टार है, जो प्लैनेट्स है, जो सैटेलाइट्स है, सभी को जब इंक्लूड कर लोगे तो उससे जो मिलकर बनेगा उसे कहेंगे यूनिवर्स। तो ये बात आपको समझ होगी। स्पेस में बस खाली जगह लिया जाता है, जबकि यूनिवर्स में पिंड, खाली जगह, सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो आप अगर ना समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिएगा, इसके लिए तभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी 2019 में आया था, आज उसका तीसरा स्टेज है, तीसरा लेवल है। दिया गया फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है शशांक मनोहर, सीके खन्ना, विनोद राय, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ये क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन है कौन है? ये ऐसे ये वाला याद मत कीजिएगा क्योंकि उस वक्त करंट अफेयर्स था, ये तो उस वक्त पूछ लिया था, आप लोग मत याद कीजिए, लेकिन आंसर इसका जान लीजिए। इसका आंसर है सीके खन्ना। सीके खन्ना साहब थे। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है तो कौन है? तो ये है सौरभ गांगुली। और अगर पूछा जाए कि बीसीसीआई सचिव कौन है तब तो फिर अमित शाह का पुत्र जैसा है। फिर उसके बाद किस पाकिस्तान जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? जानते हैं कि पाकिस्तान में 3 बार सैन्य शासन लागू हुआ है, 1958, 1977, 1999 में 3 बार वहाँ पर सैन्य शासन लागू है। पहली बार 1958 में वहाँ के जो अयूब खान सेनापति था उसने क्या किया था? तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले लिया था 1958। उसी की वजह से 1971 का युद्ध भी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जो ये अयूब खान था, तो ये पूछ रहा है कि 1999 में जब वहाँ पर सैन्य तख्ता पलट, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर होती है वो पूरा सेनापति वहाँ अपने हाथ में ले लिया। ये वाला कब आया था वहाँ पर? तो किसके समय में? जियाउद्दीन भट्ट के समय में, कमर जावेद के समय में, राहिल शरीफ या परवेज मुशर्रफ। तो इसका सही ऑप्शन है, आप लोगों ने तो अपना मन में आंसर सोच ही लिया होगा। सही ऑप्शन है इसका परवेज मुशर्रफ, जिसके लिए अभी हाल ही में जेल वेल भी गए हैं। फिर उसके बाद है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद मोहम्मद, पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए ये जो बीएचयू की स्थापना है ये 1916 में स्थापित हुआ था। 1916 में सीएचएस के आधार पर बना था ये। सीएचएस पहले जो बनाया था वो एनी बेसेंट ने बनाया था, उसी की मदद से बाद में बना था बीएचयू। इसका सही ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय बड़े रूढ़िवादी आदमी थे। इनका कहना था कि विद्यालय में गीता, रामायण, महाभारत, इन सब चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। 1916 के समय में। अब सोचो कि अगर ऐसा हो जाता हमारे विद्यालयों में, तो हमारे यहाँ विद्यालयों में छात्र कैसे बन के निकलते? शास्त्र पढ़ते हुए,
शास्त्र पढ़ते हुए, हर जगह रामायण महाभारत गीता कुरान के नाम पर झगड़े झंझट करने वाले, तो इसमें एक सोच रखने वाले थे कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। इसीलिए इनका अम्बेडकर साहब से पढ़ता भी नहीं था। फिर आगे है एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है भाई एजी को? एल्यूमिनियम, निकेल, पारा, चांदी। आप लोग इसका जानते हो कि अगर आपने प्रतीक चिन्ह पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तो उसमें आता है एजी किसका होता है? एजी होता है सिल्वर का, चांदी का। एजी किसका होता है? चांदी का। एचजी होता तो किसका होता? तब पारा का होता है। एजी चांदी का, एचजी पारा का। एल्युमिनियम और निकल, निकल का जानते हो Na होता है और एल्युमिनियम का Al होता है। तो और चांदी के बारे में इतनी जानिएगा कि चांदी जो होता है ये विद्युत का बड़ा अच्छा सुचालक होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सोना चांदी सब लिख के दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। अगर चांदी ऑप्शन मिले तो चांदी को लगाया कीजिए, सोने के मत लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक है? शुभा मुदगल, पूर्णिमा शर्मा, रीता गांगुली और नैना देवी। तो इसका सही ऑप्शन है शुभा मुदगल। सही ऑप्शन कौन है इसका? शुभा मुदगल। शास्त्रीय संगीत का मतलब होता है कि हमारे भारत में ऐसे संगीत जो बहुत पुराने होने चाहिए। जैसे हमारे देश में आठ संगीतों को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया गया है, 8 संगीतों को, तो उन्हीं में से शुभा मुदगल जो है एक शास्त्रीय गायक है। फिर है किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भाई? किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को कहा जाता है। अधिकार कहा जाता है, वोट कहा जाता है, वीटो कहा जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे। इसका सही ऑप्शन है वीटो। वीटो किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए अगर परिवार में 10 लोग सदस्य हैं और कोई निर्णय लिया जाना है, कोई निर्णय लेना है कि जैसे कि आज मान लीजिए कि आप आज का ना बैगन का सब्जी बनेगा, एक आपके परिवार में 11 लोग हैं और उनमें से 10 लोगों ने हाँ कह दिया और आपने ना कह दिया तो पूरा निर्णय बंद, बैगन की सब्जी नहीं बनेगा। इस प्रकार की जिसके पास पावर होती है ना, जो एक मतलब सब लोग हाँ कह दे कोनो फर्क नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ने अगर मना कर दिया तो मना, इसे कहते हैं वीटो पावर। तो यही है। तो जैसे कि अमेरिका, रसिया, चीन, ये सबको जो संयुक्त राष्ट्र संघ में है ना, उनको वीटो पावर है। भारत में वीटो पावर किसके पास है? राष्ट्रपति को। किसी को फांसी चढ़ना है, राष्ट्रपति ने कह दिया नहीं तो नहीं, ये वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। बहुत सी चीज़ों के मामले में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, लेकिन मंत्रिमंडल के आधार, मंत्रिमंडल की सलाह पर वो अपना वीटो पावर यूज करता है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति को भले पावर, लेकिन वो मंत्रिमंडल के सलाह पर। जैसे वर्तमान में अगर किसी को फांसी रोकना है तो अमित शाह जी कहेंगे तभी राष्ट्रपति साहब उसको रोकेंगे, ये होता है वीटो पावर। तो इसमें जैसे देखिए था ऑप्शन, किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है साबुन बनाने में, समाचार पत्र बनाने में, धातु का क्षय होने में, अचार बनाने में। अचार बनाने में बताइएगा कौन से इसका है? तो आप लोगों ने इसका सही ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो होता है वो अचार बनाने में नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग अचार बनाने में नहीं किया जाता, और बाकी सब जगह किया जाता है। साबुन बनाने में भी किया जाता है, समाचार पत्र बनाने में भी किया जाता है, धातु का क्षय होने में भी किया जाता है, लेकिन अचार बनाने में नहीं किया जाता। नहीं किसी को मंगवा देंगे खिया के आप। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार से वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं। पार्थिव पटेल, रोहित शर्मा, इरफान पटेल, सचिन तेंदुलकर। अब ये सब क्वेश्चन इतना बकवास क्वेश्चन है कि इसको पूछना भी नहीं चाहिए। अब ये कौन सा जीके में जीके हो गया भाई? 2006 में हर कोई मैच देखा रहे, ये मतलब बदमाशी करते आयोग वाले ना। अब ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछना चाहिए। अब ये हम लोग जब उस वक्त मैच देखते थे, आज से करीब 16-17 साल पहले, तो हम लोग मैच देखे थे तो हम लोग सही लगा। अब जो नए लड़के आए हैं तैयारी करने के लिए, उनको थोड़ी ये आंसर पता होगा। ये भी कोई जीके में जीके होता है? तो पाकिस्तान के खिलाफ था ये विकेट। ये हैट्रिक विकेट लेने वाले थे इरफान पठान, इसका सही आंसर होगा इरफान पठान। फिर उसके आगे है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ये पीसीएस में भी आया था क्वेश्चन, हमने करवाया है ऑलरेडी ये, कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। और एक बार देश को आज़ादी हुए आज इतने 72 साल गुजर गए, 75 साल गुजर गए, लेकिन किसी भी पद पर महिलाएं जल्दी नहीं पहुंची उच्च पद पे। तो चुनाव आयोग में एक बार खाली एक महिला चुनाव आयुक्त बनी है। उस महिला का नाम था प्रतिभा देवी, मीरा कुमार, रमा देवी, निर्मला सीतारमण।
तो इसका सही ऑप्शन होगा रमा देवी। निर्मला सीतारमण तो जानते हैं कि वित्त मंत्री है। मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, इसके बारे में याद रखिएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को जानते हैं कि प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और निर्मला सीतारमण जी को आप जान ही रहे हैं कि वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री है। देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। फिर भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होता है। टिस्को, राउरकेला स्टील संयंत्र, भिलाई स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र, इनमें से कौन नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है टिस्को। टिस्को जो होता है ये टाटा इंडस्ट्रियल स्टील कॉर्पोरेशन है, तो ये वाला नहीं आता है, ये तो प्राइवेट है, जानते हैं कि रतन टाटा साहब का है। और बाकी जो राउरकेला है, ये पूछता है कि राउरकेला जो था ये किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला जो है उड़ीसा में पड़ता है, ये स्टील प्लांट है, ये स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और उसके बाद एक भिलाई है, तो भिलाई जो था ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये जो भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट पूछता है कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर स्टील संयंत्र पूछ लेता है कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था स्टील प्लांट। स्टील प्लांट का मतलब जहाँ पर लोहे से स्टील बनाए जाते हैं, उसी को कहते हैं स्टील प्लांट। फिर उसके बाद है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? लुई पास्चर के द्वारा, जेम्स वाटसन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा या जेन गुडविल के द्वारा। ये एक ऐसी पुस्तक थी जिसने यूरोप में क्रांति ला दी थी। वहाँ पे जो लोगों को मानना था कि नहीं हम लोगों को ईश्वर ने पैदा किया है, इस पुस्तक के माध्यम से पहली बार वहाँ पर बताया गया कि देखिए हम लोग जो उत्पन्न हुए हैं वो अमीबा से किस प्रकार से हमारे अंदर म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होते होते हम लोग किस प्रकार से मानव बने। एक तरीके से पूर्ण रूप से रूढ़िवादियों के मुँह पर चप्पल मारने वाला काम किया था। तो इसलिए इनके ऊपर बहुत जान के खतरा भी आया था। ये कौन से लेखक थे? अब बहुत लोग जान चुके होंगे कि कौन से व्यक्ति थे ये व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थी। इनकी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी पुस्तक में इन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन नामक थियरी, इसी पुस्तक में इन्होंने दिया था नेचुरल सिलेक्शन। बहुत फेमस ये पुस्तक है। तो चार्ल्स डार्विन की बात सुनकर वहाँ के चर्च वाले इनको दौड़ा लिए थे, समझ लीजिए एक बार। बहुत इन्हीं का देन है कि बायो आज इस लेवल पे पहुँचा है, क्योंकि रूढ़िवादियों के खिलाफ इन्होंने पहली बार पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें इन्होंने बताया था कि देखिए भाई हमारी उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि अमीबा में क्या किए उत्परिवर्तन होके हम एक मानव बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दादा दादी नाना नानी पूर्वज जो हमारे यहाँ कौन है? ये अमीबा है। अमीबा बैक्टीरिया वायरस यही सब लोग हमारे, इनको हमें प्रणाम करना चाहिए। धरती पहले इन्हीं की थी, हम मानव तो बाद में आए हैं। वो हम मानव को तो आए 40 लाख साल हुआ, इनको तो करोड़ों साल गुजर गए हैं इन धरती पर आए हुए। इनको तो धरती तो इन्हीं को ही जो करोड़ों साल हुआ, उनके आगे तो भी हम कल ही धरती पर आए हुए नए जीव हैं। ये बात समझाए थे अपनी इस पुस्तक के माध्यम से। किसने? तो चार्ल्स डार्विन ने। तो बड़ा प्रसिद्ध ये है। फिर मेरे भी बहुत बड़े ये आदर्श रहे हैं चार्ल्स डार्विन साहब। फिर आगे है कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली जो नृत्य होता है ये कहाँ पर है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्वेश्चन कई बार आता है आर्ट एंड कल्चर से, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर से। तो इसका है कथकली कहाँ पर है? केरल में। और केरल में एक और है मोहिनी अट्टम। और तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में है भरतनाट्यम। और कर्नाटक में कोनो सांस्कृतिक नृत्य नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चलता है यक्षगान, जो कि लोक नृत्य है। फिर आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस है कौन? कुचिपुड़ी। कौन है? कुचिपुड़ी। फिर आगे है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया? अब ऑप्शन देख लीजिए कितना बढ़िया दिया है। 2018 में ऑप्शन दिया है उर्जित पटेल, पी चिदम्बरम साहब है ये, फिर नरेंद्र मोदी आरबीआई गवर्नर है, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बहुत पहले आरबीआई गवर्नर थे 1982-85 के वक्त में। मनमोहन सिंह जानते हैं कि इस बंदे ने कम बोला लेकिन कभी झूठ नहीं बोला। वर्तमान में इनके बारे में चर्चा बहुत रहता है। मोदी जी को जानते हैं कि बंदा बोलता बहुत है लेकिन कभी सच नहीं बोलता, ये कहावत है। मनमोहन सिंह के समय में जीडीपी बहुत हाई चला करता था इंडिया में, इसलिए मनमोहन का मैंने कार्यकाल मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब वो 2005 से लेकर 2014 तक प्राइम मिनिस्टर थे देश का, तो उस वक्त हम लोग इकोनॉमिक्स में बड़े सर्वे देखा करते थे, अभी भी देखते हैं। तो जीडीपी 2018 के बाद से बहुत डाउन चला है, तब से तो मुझे इस गवर्नमेंट पर बहुत शक होता है। बाकी उसके मनमोहन सिंह के समय में जीडीपी हमेशा ऊपर रहा है, बस 2008 में एक बार घबराई थी।
तो इसका सही आंसर है उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल साहब ने भी इस्तीफा इसीलिए दिया था क्योंकि उस वक्त 2018 के समय में मोदी गवर्नमेंट ने इनसे ज़बरदस्ती, जैसे आरबीआई के पास अपना एक रिजर्व होता है ना, रिजर्व पैसा कि इनके पास अपना रिजर्व होना चाहिए, उनका रिजर्व पैसा भी मोदी सरकार मांग रही थी, तो वो उसको देने के मूड में नहीं थे उर्जित पटेल। उनका कहना था कि आने वाले समय में देश में मंदी आएगी, महंगाई बढ़ेगी, मतलब देश की दशा बहुत खराब होगी। तो ये सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब चूंकि उर्जित पटेल एक इकोनॉमिस्ट थे और ये लोग बेचारे इकोनॉमिस्ट थोड़ी हैं, ये लोग तो नेता लोग हैं, इंटर पास करके 12 पास करके इंटर करने वाले लोग हैं। तो जानते होंगे कि इन लोगों ने इसमें घपलेबाजी की, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था उर्जित पटेल ने। फिर उनके बाद बैठाए गए हैं तब से कौन, शक्तिकांत दास जी। अब शक्तिकांत दास जी को अपने मनमानी से अपने हिसाब से चला रहे हैं आरबीआई गवर्नर बना के, इसलिए देश की स्थिति इतनी खराब है। महंगाई जो बढ़ता है ये आरबीआई गवर्नर नियंत्रित करता है और वित्त मंत्रालय करता है, लेकिन दोनों स्थिति खराब है तो क्या किया जाए। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार सिकंदराबाद में, मुंबई में, पणजी में, हैदराबाद में। चार मीनार, तो देखिए चार मीनार जो है वो कहाँ है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। फिर आगे है, भारत और श्रीलंका को के द्वारा विभाजित किया जाता है? कौन सी संधि के द्वारा भाई? जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग स्ट्रीट, हार्मुज स्ट्रीट, पाक स्ट्रीट। तो इनमें सही ऑप्शन है, मैंने पढ़ा है, इसको बताया है, पाक स्टेट का मतलब होता है जल संधि। तो पाक स्टेट के माध्यम से भारत और श्रीलंका को आज़ाद किया जाता है। नहीं तो आपको पास ऑप्शन आएगा पाक स्टेट तो लगेगा कि भारत पाकिस्तान अलग होता है, नहीं, याद रहे कि पाक स्टेट से भारत और श्रीलंका अलग होता है, बीच में जो जल मार्ग पड़ता है उसी कहते हैं स्टेट, जल संधि कहते हैं। और बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? बेरिंग जल संधि जो है ये रूस और अलास्का को अलग करता है, अमेरिका के बीच में है, रूस और अलास्का के बीच में। और जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करता है? तो अफ्रीका और यूरोप को, यानी कि स्पेन और फिर नीचे जो यूरोप का देश है मुरक्को या अल्जीरिया है, मुरक्को और स्पेन को अलग करता है। और हार्मुज जल संधि जो है ये किसको अलग करता है? तो हार्मुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी में पड़ता है, हार्मुज जल संधि। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो केशिकाएँ, विल्ली, शिराएँ, धमनियाँ। तो ये जानते होंगे कि परिसंचरण मतलब जिनमें से परिसंचरण होता है रक्त का या फिर पानी का, किसी भी चीज़ का जो परिसंचरण होता है उसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो इनमें से हो जाएगा, केशिकाएँ तो होती हैं, शिराएँ भी होती हैं, धमनियाँ भी होती हैं, विल्ली नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा विल्ली। फिर उसके बाद है खरीफ फसलों, मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित की जाती है। जैसे रबी की फसल किसे कहते हैं? जब गर्मी में काटे जाते हैं। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जो अक्टूबर नवंबर के महीने में काटे जाते हैं। और जायद की फसल जो अप्रैल मई में बोए जाते हैं और जून के महीने में काट लिए जाते हैं उसे कहते हैं जायद की फसल। तो इनमें से जो पूछा है कि कब बोई जाती है, तो ऑप्शन है इसका शीत में, ग्रीष्म में, बसंत में, वर्षा में। तो इसका सही ऑप्शन है वर्षा समय में, वर्षा में बोया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? मैंने एक बार बताया था, ये पढ़ा रहा था ब्रह्मपुत्र नदी, तो मैंने तो इसका आंसर ही बता दिया, तो अब इसका आप आंसर जान गए हैं, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका आंसर मैंने बता दिया गलती से, तो ब्रह्मपुत्र है। फिर आगे है नदी द्वीप, मैंने बताया था कि जैसे नदी बह रही हो, नदी बह रहा हो तो नदी के बीच में जो भूमि स्थल होता है ना उसे कहते हैं नदी द्वीप, यानी नदियों के बीच में जो भूमि होता है जिस पर लोग निवास करते हैं उसे कहते हैं नदी द्वीप। फिर देखिए आगे है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? 1858 के समय में जैसे भारत का जो एक नया वायसराय बनाया गया, गवर्नर जनरल समाप्त करके क्या बनाया गया? वायसराय। तो ये जो 1858 का अधिनियम आया था इसे क्या कहा गया? भारत सरकार अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम, काजिस अधिनियम, फोर्ट विलियम एक्ट। क्या सही होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम। फिर आगे है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अब ये देखिए जरूरी नहीं है, अब ये एकदम जरूरी नहीं है, ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसका आंसर भी मत दीजिएगा क्योंकि उस वक्त करंट अफेयर्स था, तो इसको मत याद कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? हाँ, अब ये भी करंट अफेयर सब बीत चुका है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जान लीजिए कि कहाँ है। इसका सही आंसर है टोक्यो में भी हुआ है, 2020 का था, 2021 में हुआ जो टोक्यो वाला हुआ था। अब ये भी मत याद कीजिएगा क्योंकि अब ये भी पुरानी बात होगी, ये भी आधुनिक इतिहास बन गई, करंट अफेयर्स नहीं रहा अब ये। फिर आगे है,
5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके बीच में खाली स्थान है के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। अब देखो ऑप्शन से आप समझ जाएंगे कि कौन सही होगा। लॉर्ड कर्जन के साथ, लॉर्ड रिपन के साथ, लॉर्ड इरविन के साथ, लॉर्ड क्लाइव के साथ। अब देखिए ऑप्शन है, लॉर्ड क्लाइव कब था भारत में 1757 के समय में, तो उसके साथ तो गांधी जी का समझौता हो ही नहीं सकता, ये 1931 का रहा है। फिर लॉर्ड रिपन ये कब था 1885 से पहले 1884 तक, 80 से 84 तक, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1931 की बात है। फिर लॉर्ड कर्जन ये 1905 में था, 1899 से 1905 तक, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन, लॉर्ड इरविन, तो इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। 1931 में कौन समझौता हुआ था, गांधी और इरविन समझौता हुआ था। फिर नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति किस पे संबंधित है भाई, कृषि उत्पादन से, नील उत्पादन से, जूट उत्पादन से, जूट उत्पादन, नील उत्पादन, कृषि उत्पादन, मछली उत्पादन, किससे संबंधित है नीली क्रांति, तो इसका राइट आंसर है मछली उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। फिर उसके बाद है भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, किसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है भाई, जो राजस्थान वाला है। कैमूर की पहाड़ियाँ, हिमाद्री, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या अरावली की पहाड़ियाँ, तो किसके पश्चिम में ये, अरावली की पहाड़ी, इसका सही आंसर है अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है आज का, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है, आंसर देख लीजिए, कार्पल्स, अल्ना, रेडियस और कान की हड्डी। तो कान की हड्डी जो है, 3 हड्डियाँ होती है कान की हड्डी, मिस से याद करते हैं, मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिज, 3 हड्डियाँ होती है कान में, मेलियस, इनकस, स्टेपिज, मिस के नाम से। इनमें से सबसे जो छोटी होती है कान की, जिसका नाम है स्टेपिज, तो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। और अल्ना, रेडियस और कार्पल्स, कार्पल्स जानते हैं किसे कहते हैं, ये जो हाथ की ये वाली होती है ना, इसे बोलते हैं कार्पल्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कार्पल्स। और हाथ की जो होती है हड्डी, इसको रेडियस और अल्ना बोलते हैं, रेडियस और अल्ना। हाथ में जो 2 हड्डियाँ ना, एक को बोलते हैं रेडियस और एक को बोलते हैं अल्ना, तो ये सब छोटी नहीं बल्कि बड़ी हड्डियों में गिनती होती है, कान की जो होती है उसको छोटी। तो आप लोग अपना वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग अपना राय जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा आप अपना कि कितने सही हुए। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा हो तो सभी को बाय।